हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 39 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये जो सेक्शन था ये सीआरपीसी का सेक्शन 42 था। सेक्शन 42 ये था सीआरपीसी का। देखिए, इसमें यह बताया गया है कब पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आज हम इस वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक। पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि कब पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल में कर सकता है या कॉग्निजेबल में कर सकता है, या करता है तो क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन आज हम इसी सेक्शन पे बात करने वाले हैं। देखिए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई व्यक्ति यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि उसको गिरफ्तार कर सकता है। देखिए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के, बिना जो है वारंट के, जो मजिस्ट्रेट इशू करते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि उसकी प्रेजेंस में या प्रेजेंस में ना हो, उसके पास किसी ने रिपोर्ट की, किसी ने कंप्लेन दिया हो पुलिस ऑफिसर के पास कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि बिना मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किए गए वारंट के वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो कॉग्निजेबल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस समझ लीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें वारंट की जरूरत होती है। अब ये क्लियर कर देते हैं आपका कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। जो कॉग्निजेबल होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई। इस टाइप के ऑफेंसेस जो होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये छोटे नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, या छोटी मोटी मारपीट हो गई, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो नॉन कॉग्निजेबल। देखिए, जो सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 बीएनएसएस का, ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस के पास पावर होती है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की। और मतलब ये जो सेक्शन 35 में जो भी ऑफेंस बताए गए हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की गई है। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले ये जो सेक्शन था सेक्शन 41 था सीआरपीसी का। ये सेक्शन 41 था जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंस जो होते हैं उसमें गिरफ्तार कर सकता है। तो चलिए, इसको अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो है, इसकी जो हेडिंग है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस, जो रेसिडेंस का एड्रेस है, यदि पुलिस ऑफिसर उससे डिमांड करता है, वो रिफ्यूज करता है, मना करता है। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल मतलब अरेस्ट होता है कि जब जो उस व्यक्ति से अगर उसका नाम और रेसिडेंस पूछा जाता है तो वो रिफ्यूज करता है, नहीं बताता है। पहला पॉइंट इसका है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। एनी पर्सन, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी आ सकता है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं की। एनी पर्सन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सामने, देखिए प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, हैज कमिटेड, उसने कमिट किया है। क्या कमिट किया है? हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दो पॉइंट है, हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा। हैज कमिटेड, जैसे पुलिस ऑफिसर, उसके सामने किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, मतलब किसी व्यक्ति किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को डंडे से मार दिया, उसके सामने ये अपराध हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर।
एक तो अपराध उसके सामने हुआ, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, इमीडिएट प्रेजेंस, जैसे उसने अपराध किया तुरंत पुलिस ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट हुआ। उस कंडीशन में offenses refuses on demand of such officer to give his name and residence। पुलिस ऑफिसर ने डिमांड किया क्या, उसका नाम और एड्रेस, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। और देखिए और लगा हुआ गिव्स अ नेम और रेसिडेंस, एक तो पुलिस ने डिमांड किया उसका नाम और एड्रेस, उसने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो उसने अपना नाम दिया या अपना रेसिडेंस दिया, नाम नेम और रेसिडेंस, which such officer has been reason to believe to false, has reason to believe to be false। मतलब एक तो उसने रिफ्यूज किया, या तो उसने जो अपना नाम दिया या एड्रेस दिया पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो सही नहीं है। ही मे बी अरेस्टेड, मे वर्ड लिखा, ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेसिडेंस मे बी असर्टेन। तो पुलिस ऑफिसर उसको जरूरी नहीं 100%, मतलब मे वर्ड का इस्तेमाल है, ही मे बी अरेस्ट, वो अरेस्ट कर सकता है, किस लिए, ताकि उसका नाम और एड्रेस जो है पता लगाया जा सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन्ड, जब उसका नाम और एड्रेस पता चल जाता है, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और बेल बॉन्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। उस देखिए जो बेंड जो इसमें देखिए जो बॉन्ड है और बेल बॉन्ड है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बॉन्ड होता है उसमें श्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट श्योरिटी भी उसको जो है किया जा सकता है, लेकिन जो बेल बॉन्ड होता है उसमें श्योरिटी की, थर्ड पार्टी की जरूरत होती है कि वो आपके बिहाफ पे जो आपकी गारंटी लेगा कि जब भी कोर्ट को जरूरत होगी आप कोर्ट के सामने अपीयर होंगे। तो जो बॉन्ड होता है ये पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि श्योरिटी हो, लेकिन जो बेल बॉन्ड होता है उसमें श्योरिटी की जरूरत होती है। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो इंडियन नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का है, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे देखिए बॉन्ड नहीं लिखा, बेल बॉन्ड लिखा है। बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो श्योरिटी होगी एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो श्योरिटी इंडिया की होनी चाहिए, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया। अगर कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो इंडिया का नहीं है, तो उसकी जो श्योरिटी होगी वो ऐसे किसी व्यक्ति की होगी जो इंडिया में रहता है, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। इफ द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असर्टेन्ड, यदि उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस नहीं पता चला विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट की जब से अरेस्ट किया है, मान लीजिए अभी 11 बजे अरेस्ट किया है और कल की 11 बजे तक उसका नाम और एड्रेस पता नहीं चल पाया फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, यदि वो बॉन्ड को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और बेल बॉन्ड मतलब या तो उसका 24 घंटे के अंदर नाम और एड्रेस नहीं पता चल सका, यदि पुलिस ऑफिसर ने बॉन्ड के लिए बोला या बेल बॉन्ड के लिए बोला वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इफ सो रिक्वायर्ड, यदि जरूरी है, टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी, जहां पे श्योरिटी जरूरी है, ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, मतलब यदि 24 घंटे में उसका नाम और एड्रेस नहीं पता चल पाया या बॉन्ड या बेल बॉन्ड वो व्यक्ति जो है नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, तो वो 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट के मजिस्ट्रेट होंगे जहां पे ज्यूरिसडिक्शन होगा, पुलिस ऑफिसर उनके सामने उसको प्रस्तुत कर देगा। तो ये था सेक्शन 35, माफ करिएगा सेक्शन 39 बीएनएसएस, और जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 42 था। तो आशा करता हूँ सेक्शन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।